नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा कैसे बना, 1947 में क्या घटनाक्रम हुआ था उसकी जानकारी लेंगे हम। और ये अभी चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान ने एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है जिसमें जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को जानने से पहले स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स पर 7 अगस्त तक आपको ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, तो डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस कोर्स को अवेल कीजिए। 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान की सरकार ने एक नया नक्शा रिलीज किया है। अभी बहुत सारे नए नक्शे रिलीज किए जा रहे हैं भारत के पड़ोसियों के द्वारा, तो उसी क्रम में ये भी एक नया मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना प्रोविंस बताया है, पूरे कश्मीर को, नॉट जस्ट द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और मुझे यहां पर काफी फनी लगा कि इन्होंने कोई भी ईस्टर्न बाउंड्री यहां पर मार्क नहीं करी है क्योंकि यहां पर चाइना कंट्रोल टेरिटरी आ जाती है, तो शायद चाइना को नाराज नहीं करना चाहते होंगे। अब जम्मू कश्मीर का मैप में इंक्लूजन कोई ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो सरप्राइजिंग बात थी वो यहां पर मैप में नीचे की ओर देख, इसी में आपको थोड़ा सा जूम इन करके बताता हूं। तो ये भारत के गुजरात राज्य में जो जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट है उसकी बाउंड्रीज है। तो जूनागढ़ और एक और छोटा सा प्रिंसली स्टेट था जो जूनागढ़ के अधीन ही आता था, मानवदर। तो इन दोनों को पाकिस्तान ने क्लेम किया है अपने मैप में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश हुकूमत ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की घोषणा करी थी, भारत को आजादी दी जाएगी। अगस्त महीने में यह डिसाइड कर लिया गया। साथ ही साथ सभी प्रिंसली स्टेट्स को 3 चॉइसेस दी गई थी, या तो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या भारत के साथ जा सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। अब ये चॉइसेस देने के पीछे रीजन ये था कि अंग्रेज एक यूनाइटेड इंडिया या बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंडिया नहीं चाहते थे और इसी कारण कई राज्य ये सोचने लगे, कई प्रिंसली स्टेट ये सोचने लगे कि हम इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। स्पेशली वो राज्य जिनकी कोई समुद्री बाउंड्री थी, वो ये ऐसा सोचने लगे कि हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू अपने आप को सस्टेन कर लेंगे, हमें इंडिया पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे भारत के सब कॉन्टिनेंट की जो परिकल्पना ब्रिटिशर्स ने करी थी वो माउंटबैटन को ज्यादा रास नहीं आई। माउंटबैटन वॉज द लास्ट वॉइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी ये एक डेवलप होने लगी फीलिंग कि शायद ये पॉलिसी गलत हो सकती है। तो माउंटबैटन पर्सनली कई राजाओं से जाकर बात करने लगे कि आप अपना जो प्रिंसली स्टेट है वो या तो भारत में शामिल कर लो या पाकिस्तान में कर लो, लेकिन ये इंडिपेंडेंस के ख्वाब आप मत देखिए। तो इस तरह से ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स भारत या पाकिस्तान को चूज करके शामिल हो गए, लेकिन फिर भी कुछ राज्य थे जो शामिल नहीं होना चाहते थे। कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर और जूनागढ़ जैसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की, तो मैं आपको जूनागढ़ की लोकेशन दिखा देता हूं। तो यहां पर गुजरात में स्थित है जूनागढ़ और लगभग ये एरिया था जो मैं इनसर्कल कर रहा हूं माउस पॉइंटर से, ये जूनागढ़ स्टेट का एरिया था। यहां पर काठियावाड़ या सौराष्ट्र में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे बड़े, उन सभी को एक एक करके शामिल किया गया था भारत में। सभी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था एक्सेप्ट जूनागढ़। जूनागढ़ का ये मानना था और त्रावणकोर का भी यही मानना था कि हमारे पास कोस्ट लाइन है तो हम अपना इंडिपेंडेंट ट्रेड सस्टेन कर सकते हैं, हम एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ज्वाइन करने के पीछे लॉजिक ये था कि अगर यहां से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी बाय सी रूट मिल जाती है तो कोई इश्यू नहीं है, चाहे हम ज्योग्राफिकली पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन बाय सी रूट कराची काफी नजदीक है और इस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा जूनागढ़ बन सकता था। ये आर्ग्यूमेंट भी दिया गया। सौराष्ट्र के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो यहां पर आपको मैप में मार्क दिख जाएंगे। तो यहां पर आप सिर्फ 2-3 नाम याद रख लो, एक तो जूनागढ़, दूसरा मानवदर क्योंकि ये अभी पाकिस्तान ने क्लेम किया है, और तीसरा है गोंडल। ये बिल्कुल जूनागढ़ का पड़ोसी राज्य था। और गोंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का जो परिवार है वो मूल रूप से गोंडल का था। हालांकि वो कराची में जाकर बस गए थे उनके पिताजी और वहीं पर जिन्ना का जन्म हुआ था, 1876 था आई थिंक ईयर, बट ओरिजिनली दे वर गुजरातीज फ्रॉम गोंडल। गुजरात के जूनागढ़ में 1730 में बाबी डायनेस्टी का शासन स्थापित हुआ था। ये बाबी डायनेस्टी ओरिजिनली देखो मुगल्स के कंट्रोल में ही थे ऑफिसर्स, लेकिन जब मुगल शासन कमजोर पड़ना शुरू हुआ, दिल्ली कमजोर हुआ, तो कई लोगों ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और उसी में जूनागढ़ स्टेट भी एक था। कुछ साल बाद ये मराठा रूल के अटैक के अंडर आने के बाद मराठास की सुजरेंटी में चले गए, तो यानी कि जो बड़ौदा गायकवाड़ है उनके अधीन थे, ये सुजरेंटी में थे। बट एक अलग डायनेस्टी थी जो रूल करती थी 1730 से 1947 तक। तो जूनागढ़ के आखिरी नवाब थे महाबत खान रसूल खान जी।
नवाब महाबत खान अपने कुत्तों के शौक के लिए बहुत जाने जाते थे। इनके पास 800 कुत्ते बताए जाते हैं जो ये पालते थे, और दूसरी कई छोटी मोटी स्टोरीज हैं जिनमें मैं अभी जाना नहीं चाहूँगा। ओवरऑल ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर रूलर ऑफ एनी अदर प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। अब जूनागढ़ की खास बात ये थी कि यहाँ पर 4/5 पॉपुलेशन यानी कि 80% पॉपुलेशन थी हिंदू और केवल 20% पॉपुलेशन थी मुस्लिम, लेकिन रूलर वॉज अ मुस्लिम। सन 47 की गर्मियों में महाबत खान एक नॉर्मल प्रिंसली स्टेट रूलर की तरह अपनी गर्मी की छुट्टियां मना रहे थे यूरोप में। उन्हें पीछे कोई लेना देना नहीं था कि उनके स्टेट में क्या हो रहा है। जो पूरा काम था स्टेट का वो दीवान या फिर प्राइम मिनिस्टर के बराबर एक पोजीशन होती है, वो संभाला करते थे। मई 1947 में क्या होता है कि जूनागढ़ के दीवान बनते हैं शाहनवाज भुट्टो। अब शाहनवाज भुट्टो वॉज नॉट फ्रॉम जूनागढ़, ये कराची के थे, ये सिंधी थे, इनका गुजरात या जूनागढ़ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये करियर पॉलिटिशियन थे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिनिस्टर रहे हुए थे। तो ये यहां पर आए, जूनागढ़ की काउंसिल में शामिल हुए एज दीवान, और इनके मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तो जिन्ना ने इनके थ्रू कोशिश करी कि जूनागढ़ के नवाब भारत में ना शामिल होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जबकि नवाब का तो ये विचार था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन्ना की फैमिली ओरिजिनली गोंडल से थी, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जिन्ना की ये कोशिश रही होगी कि मेरा होम स्टेट या मेरा होम टाउन पाकिस्तान में शामिल हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इसीलिए मैं यहां पर स्टार मार्क करके इसे आपको बता रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसी दिन नवाब ऑफ जूनागढ़ ने यह अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। जूनागढ़ भारत को ज्वाइन नहीं करके पाकिस्तान ज्वाइन करेगा, और इस फैसले के पीछे इन्फ्लुएंस बताया जाता है शाहनवाज भुट्टो को। जैसे ये घोषणा हुई तो दिल्ली से वीपी मेनन को भेजा गया नवाब से बातचीत करने के लिए, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। वीपी मेनन ने अपनी बायोग्राफी में नवाब ऑफ जूनागढ़ के बारे में बहुत शानदार बातें लिखी है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। कभी आपको लाइफ में फुर्सत मिले, मौका मिले, तो वीपी मेनन की बायोग्राफी जरूर पढ़िएगा। खैर, एक महीना बीत जाता है, पाकिस्तान की तरफ से फाइनली 15 सितंबर को घोषणा होती है कि हाँ, हम जूनागढ़ को अपने देश में शामिल कर लेते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि इस एक महीने तक दोनों देश एक तरह से सीक्रेटली बातचीत कर रहे थे, या फिर दोनों देश कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर और जूनागढ़ दोनों मैटर्स को सॉल्व कर लिया जाए। ऐसा माना जाता है कि भारत पर दबाव बनाना चाहता था पाकिस्तान यूजिंग जूनागढ़ रिगार्डिंग कश्मीर, क्योंकि सेम इसी समय कश्मीर को लेकर भी बातचीत चल रही थी, कश्मीर को लेकर भी काफी टू एंड फ्रो चल रहा था दोनों देशों के बीच में। अब भारत सरकार ने यहां पर पाकिस्तान और जिन्ना पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि आपने पाकिस्तान अलग देश बनवाया ये कहकर कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, दे आर नॉट वन नेशन, वो तो दो अलग अलग देश हैं, इसीलिए टू नेशन थियरी है। अब आप कह रहे हैं कि जूनागढ़ के 80% हिंदू पाकिस्तान में शामिल हो, तो ये तो आप अपने खुद के ही आर्ग्यूमेंट को झुटला रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का यह कहना था कि जब भारत सरकार कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के द्वारा साइन किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लीगल मान रही है, तो नवाब ऑफ जूनागढ़ के द्वारा साइन किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लीगल क्यों नहीं मान रही। ये तर्क वितर्क जारी थे। इस बीच कुछ और घटनाक्रम चलता है। मांगरोल और बाबरियाबाद ये दो छोटे प्रिंसिपैलिटीज थे, यानी कि ये जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट के अधीन कुछ और रियासतें थी जिनमें हिंदू राजा थे। तो यहां के दोनों राजाओं को यह कहा गया भारत सरकार ने, या फिर उन्हें एनकरेज किया गया कि आप अपनी तरफ से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लो कि हम भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान को। तो मांगरोल और बाबरियाबाद के राजा मान गए। अब जूनागढ़ के नवाब ने कहा कि ये तो मेरे अधीन आता है एरिया, तो तुम अलग से कैसे साइन कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इस रीजन को, यानी कि मांगरोल और बाबरियाबाद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑफिशियल रीजन देकर भारत ने अपनी आर्मी भेजी और जूनागढ़ स्टेट को चारों तरफ से एनसर्कल कर लिया गया। एक नेवल ब्लॉकेड भी लागू किया गया ताकि किसी भी प्रकार का ट्रेड या फिर कोई पाकिस्तान से सहायता ना पहुंच सके जूनागढ़। ये ब्लॉकेड के लागू होते ही नवाब को लगने लगा कि अब यहां पर मेरा सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। तो नवाब अपने सारे पैसे के साथ, सारे ट्रेजरी के साथ और अपने परिवार के साथ जूनागढ़ से एक एरोप्लेन में बैठकर कराची जा पहुंचते हैं और पीछे अपनी सरकार अपने दीवान को संभालने के लिए दे जाते हैं कि तुम पीछे एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। लेकिन ये जो दीवान है ये भी कोई 2 हफ्ते तक ही केवल एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल पाए। इसी बीच जूनागढ़ के कुछ लोगों ने बॉम्बे में एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल शुरू कर दी, यानी कि अपनी एक लोकल गवर्नमेंट जो नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग थी। इसका नाम था आरजी हुकूमत। और इस लोकल गवर्नमेंट के पीछे मेन जो आदमी थे वो थे संबल दास गांधी, जो महात्मा गांधी के एक भतीजे थे। याद कीजिए, महात्मा गांधी थे ओरिजिनली पोरबंदर से, जो कि जूनागढ़ के पास में ही है। और संबल दास गांधी के नेतृत्व में ये लोकल गवर्नमेंट चली। भारत सरकार ने ऑफिशियली इसे कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली इसे पूरा सपोर्ट हासिल था। तो इन आरजी हुकूमत के लोगों ने जूनागढ़ के कैपिटल यानी जूनागढ़ सिटी के आसपास के कुछ एरियाज पे अपना कंट्रोल भी एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन इसी बीच 8 नवंबर आते आते, यानी कि नवाब के जाने के 2 हफ्ते के भीतर ही
जो दीवान था जूनागढ़ का, शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी और जिन्ना को भी चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है ब्लॉकेड के कारण और डेली हमारे नागरिकों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि इसको एमिकेबली सॉल्व कर लिया जाए, इस मैटर को, यानी इसको शांति से सॉल्व कर लिया जाए। और इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली इनवाइट किया गया कि आप आकर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लो। तो बस इस इन्विटेशन की देर थी। भारत की आर्मी जो ऑलरेडी जूनागढ़ स्टेट को घेर कर बैठी थी, जूनागढ़ सिटी को 9 नवंबर को अपने कब्जे में लेती है और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर देती है। एक नए गवर्नर को वहां पर चार्ज दिया गया। लेकिन जैसे ही भारत की सरकार ने जूनागढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया तो पाकिस्तान की तरफ से क्रिटिसिज्म होने लगा कि ये तो आपने जबरन एनेक्स कर लिया है जूनागढ़ को, यानी कि आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। यहाँ के नवाब ने तो हमें सत्ता दी है, पाकिस्तान के नाम पे साइन किया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो भारत सरकार का यहाँ पर क्या रोल है। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसिज्म ना हो, इसीलिए भारत सरकार ने एक प्लान निकाला। उन्होंने कहा कि एक पब्लिक रेफरेंडम कराते हैं, एक प्लेबिसाइट करवाते हैं और पूरा मुद्दा शिफ्ट कर दिया गया नवाब के साइन पर नहीं, बल्कि जनता क्या चाहती है इसके ऊपर। तो पब्लिक रेफरेंडम की डेट तय करी गई 20 फरवरी 1948। तो 3 महीने के अंदर अंदर ये रेफरेंडम हो गया। रेफरेंडम का नतीजा एक्सपेक्टेड था लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छा था। 99.95% ऑफिशियल वोट गया भारत के फेवर में, यानी कि केवल 2 लाख में से 91 वोट्स पाकिस्तान को ज्वाइन करने के फेवर में थे। 1,90,870 लोगों ने कहा कि हमें ज्वाइन करना है भारत को। और जूनागढ़ के बाद आसपास के जो छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे मांगरोल, इनमें भी ये प्लेबिसाइट करवाया गया। वहां पर 31,000 वोट्स पड़े, जिनमें से केवल 39 पाकिस्तान को ज्वाइन करने के फेवर में थे। इस रेफरेंडम के नतीजे के साथ भारत सरकार बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दुनिया को यह कह सकती थी कि जब जनता, ऑलमोस्ट 100% जनता चाहती है कि हम भारत के साथ रहें, तो फिर जूनागढ़ पाकिस्तान को कैसे ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा फैक्टर यह था कि जूनागढ़ की ज्योग्राफिक कंटिन्यूटी नहीं है पाकिस्तान के साथ, बॉर्डर तो कच्छ एरिया के साथ बनता है, यहां जूनागढ़ से कई 100 किलोमीटर दूर। तो ऐसे टेरिटरी पाकिस्तान के साथ कैसे शामिल हो सकती है केवल इस बेसिस पर कि समुद्र से डायरेक्ट रास्ता है। तो ये बिल्कुल गलत पोजीशनिंग थी पाकिस्तान की। इस प्लेबिसाइट का रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तान ने यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया था। आप में से कई लोगों को शायद ये बात मालूम भी नहीं होगी कि कश्मीर के साथ साथ ये जूनागढ़ का मैटर भी अटैच्ड है। तो कश्मीर का मुद्दा तो अनरिजॉल्व है ही, ऑफिशियली ऑन पेपर यूएन में आज दिन तक ये जूनागढ़ का मैटर भी अनरिजॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बड़े स्तर पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कभी नहीं उठाया है। 1948 के बाद में ये पहली बार है, 70 ईयर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को ऑफिशियली अपने मैप में या और कहीं पर अपना बताया हो। हाँ, ये जरूर चर्चा छेड़ देते हैं कि आपने कश्मीर के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मान लिया लेकिन जूनागढ़ का एक्सेशन डॉक्यूमेंट नहीं माना। इतनी सी चर्चा जरूर होती है कई बार जब तर्क दिए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा रिगार्डिंग कश्मीर, लेकिन बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया है पहली बार। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी हिस्ट्री काफी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।